लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मिशन 2019 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। लगातार एक एक दिन जैसे जैसे घटता चला जा रहा है, गतिविधियां बढ़ती चली जा रही है, रैलियों का दौर जारी है और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। लेकिन उससे इतर हरियाणा में एक अलग माहौल है। हरियाणा में माहौल है जींद उपचुनाव का और आज सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर दिया है। हरियाणा में सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, एक ही सेंटेंस है कि आखिर जींद को जीतेगा कौन, किस पार्टी का परचम लहराएगा जींद में। क्योंकि ये हैवीवेट ड्रामा यहां पर शुरू हो गया है। हैवीवेट कंटेस्टेंट यहां पर उतर चुके हैं और एक है प्रत्याशियों की ऐसी फहरिस्त आई है सामने जो हर एक दूसरे को चुनौती दे रहा है। कोई 19 कोई 20 नहीं, सब इक्वली एक दूसरे को टारगेट भी कर रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जींद यानी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। 28 जनवरी को इस राजनीतिक राजधानी में रण होगा जिसका बिगुल नए साल के पहले दिन ही बज गया था। और अब जींद की जंग हैवीवेट हो गई है। 2019 की राह आसान करने के लिए जींद में दिग्गजों का जमावड़ा है और सभी पार्टियों के लिए जींद उपचुनाव नाक की लड़ाई माना जा रहा है और इसीलिए पार्टियों ने यहां अपने अपने बड़े नामों को उतारा है। जींद में बीजेपी कृष्ण के सहारे है, यानी बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेलकर 2 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए हरिचंद मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को जींद उपचुनाव में दरकिनार किया गया है। आलाकमान ने जींद महाचुनाव के लिए कैथल से मौजूदा विधायक और दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। फिर से जींद पर कब्जा जमाने के लिए इनेलो की उम्मीद अब उम्मेद रेणु के सहारे है। चौटाला परिवार की जंग के बाद अब ये लड़ाई जीत से ज्यादा चाचा भतीजे की नजर आ रही है और चाचा को पटकनी देने के लिए जननायक जनता पार्टी ने भतीजे दिग्विजय चौटाला को जंग ए जिंद में उतारा है। सभी उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव में अभी 18 दिन बाकी हैं और अब हर पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुटेगी। हर नेता जनता के बीच उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का वादा करेगा। लेकिन जींद की इस हैवीवेट जंग में बाजीगर कौन बनेगा, इसका फैसला 31 जनवरी को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो 31 तारीख को फैसला हो जाएगा कि आखिर जींद का बादशाह कौन है, इस जंग को कौन जीतने वाला है। लेकिन अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। उसके बाद हम अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से संदीप गोयत साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है गोयत साहब आपका। राकेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से दलबीर धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दलबीर धनखड़ साहब आपका। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, हैवीवेट कैंडिडेट्स हर पार्टी की तरफ से, लेकिन सुरजेवाला साहब का नाम चल नहीं रहा था उस फहरिस्त में। विधायक साहब को आपको आखिर क्यों लाना पड़ा? कोई और कैंडिडेट नहीं मिला क्या? देखिए साकेत जी, माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहले भी नरवाना से विधायक रह चुके हैं और नरवाना बिल्कुल जींद के साथ रखता है और जींद डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है और इसीलिए सुरजेवाला जी ने कहा भी मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं और पार्टी हाईकमांड ने उनकी बात को मानते हुए उनको वहां से चुनाव मैदान में उतारा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे राकेश शर्मा जी? क्योंकि ऑलरेडी वो एक विधायक है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जीत हासिल करनी है
तो रणदीप सुरजेवाला का मैदान में उतरना ही एकमात्र विकल्प है। नहीं, कांग्रेस पार्टी हर तरह से मजबूत है और ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि सुरजेवाला जी का मन था कि मैं जींद से चुनाव लड़ूं, इसलिए हाईकमांड का ने उनको वहां से उतारा है। और ऐसी कोई बात नहीं कि अगर वहां से कोई और भी कैंडिडेट होता वो भी कांग्रेस का ही जीतता वहां से। ठीक है, इस मसले पर और सवाल करूंगा आपसे। संदीप गोयत साहब, आपकी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दी। एक निर्दलीय जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल जिसने कर दिया था, आप उसको लेकर के आते हैं अपनी पार्टी से। 8 तारीख को वो ऑलरेडी नॉमिनेशन फाइल कर चुका होता है और 10 तारीख को आप लोग अपनी पार्टी के बैनर तले उससे नॉमिनेशन फाइल करवाते हैं, यानी कि आपके पास भी कैंडिडेट्स की कमी थी। देखिए साकेत जी, आज आपने देखा होगा परमिंदर ढोल जी के साथ उमेद सिंह रेड्डू जी जो हमारी पार्टी के उम्मीद साझा प्रत्याशी हैं, उन्होंने फार्म भरा था। एक फार्म भरने की एक प्रक्रिया होती है, आप एक फार्म भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3, 4 भी भर सकते हैं। और हमारी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर भी उनकी घोषणा हुई है। हमने स्थानीय जो गांव के लोग हैं उन लोगों से राय मुशायरा लिया, तो लोगों ने राय मुशायरा दे के हमें ये कहा कि आप लोगों को उमेद सिंह रेड्डू प्रत्याशी देंगे तो आप लोगों की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत करके आपके प्रत्याशी को भारी मतों से जिता कर हम भेजेंगे। इस आश्वासन के साथ हमने हमारे पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा उमेद सिंह रेड्डू के तौर पर की है। और विधिवत तौर से संदीप गोयत साहब, राय मशवरा तब होता है जब मेरे पास मेरे अपने 3 हैं या 4 हैं और फिर मैं कार्यकर्ताओं से या स्थानीय लोगों से पूछूं जी कि इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले ये 4 नाम है, अब आप बताओ कि इन 4 में से प्यार किसको ज्यादा आप करते हो। यहाँ तो लोगों ने एक निर्दलीय को ज्यादा प्यार देने की बात कह दी और उसको आपको अपनी पार्टी में लेना पड़ा, अपने टिकट देना पड़ा आपको उसको। देखिए साकेत जी, अगर आप उनका फॉर्म भरने का एक प्रक्रिया होती है, उनके फॉर्म के अंदर अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी नहीं है तो मैं आपकी बात मान लूंगा। वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने फॉर्म भरा है। उनका पहला एफिडेविट जो नॉमिनेशन रहा है, जो पहला 8 तारीख को उनको नॉमिनेशन है, ये आज हम लोगों ने ब्रेकिंग चलाई थी गोयत साहब। वो पूरे नॉमिनेशन की जो कागज था नॉमिनेशन का वो पूरा हमने दिखाया, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट लिखा था। 8 तारीख की बात है ये। आपकी बात ठीक है साकेत जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक प्रत्याशी इस प्रक्रिया के अंदर 2, 3, 4 फार्म तक भर सकता है। और जब उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर भर दिया, आपको पता है अगर कोई प्रत्याशी पहले भर देता है, दूसरा बाद में भर देता है, तो बाद वाले कंसीडरेशन होती है। तो जब दोबारा इन्होंने हमारे पार्टी सवाल वो नहीं है गोयत साहब, तो मैं सवाल वो पूछ नहीं रहा, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सवाल ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, अब तो वो इनेलो और बसपा के उम्मीदवार हैं, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था 8 तारीख को, तब वो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। ये मुद्दा आपको उस निर्दलीय उम्मीदवार पर दांव खेलने की नौबत क्यों आई? खत्म हो जाता है। नहीं साकेत जी, ये मुद्दा तब खत्म हो जाता है या उमेद सिंह रेड्डू जी ने हमारी पार्टी के तौर पर विधिवत तौर पर वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार है, तो इस प्रकार की कोई बात रहती नहीं से सब। धनखड़ साहब, ये दिग्विजय चौटाला के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि पहली पारी वो खेलने जा रहे हैं राजनीति के इस पिच पर, पार्टी भी नई है, उम्मीदवार भी नया है, ऐसे में जीत के अलावा तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। साकेत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने से जींद की धरती जी और जननायक जनता पार्टी, ताऊ देवीलाल की संघर्ष स्थल, सब चीजों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो जींद में ऐसा लगेगा जैसे हमारा गले क्षेत्र है और जींद से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 महीने से सारी गतिविधियां जींद की धरती पर हमने चलाई है और वहीं से हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। और ताऊ देवीलाल का संघर्ष जींद से हमेशा शुरू हुआ है, यहीं से सब कुछ का बदलाव, हरियाणा का बदलाव भी जींद से शुरू होता है। और जहां तक हमें तो एक मौका मिला है रणदीप सुरजेवाला जी के आने के बाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पिछली बार उन्होंने हरा दिया था, वो बदला लेने का भी मौका मिलेगा। और जहां तक मेरे मित्र, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा दूसरी पार्टी। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपकी पार्टी के मुखिया हैं? क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपकी पार्टी के मुखिया हैं? आप किस प्रकार से ये ठेकेदारी अपने लेवल पर ले सकते हैं? वो आपकी पार्टी के मुखिया थोड़ी ना है, वो हमारी पार्टी के मुखिया हैं। ये काम हमारा है, आपका थोड़ी ना है। बीच में अगर ये ना बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा।
नहीं, आप इस प्रकार के हमारी पार्टी के नेता का काम हमारा हम नहीं करना है। आप लोगों का जब वो पार्टी के हमारे मुखिया हैं, या तो आप मान लीजिए कि वो आपकी पार्टी के मुखिया हैं। साकेत जी, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना कोई कहानी है। इस प्रकार की एक उलफुजुल सी स्थिति क्रिएट करके अलोकतांत्रिक सी प्रक्रिया को एक इस्तेमाल किया जा रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी हमारी पार्टी के संस्थापक, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी पार्टी के मुखिया, अगर इस प्रकार की बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बातों का बदला लेना है, वो हमारी पार्टी का काम है। इनकी या तो ये माने कि उनकी पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सर्वसम्मति से मान लीजिए। मेरे को कुछ कार्यकर्ता मेरे लेफ्ट चाहिए, कुछ मेरे राइट चाहिए, कुछ मेरे पीछे चाहिए, कैंडिडेट ढूंढते हैं। आपको ध्यान होगा अभय सिंह चौटाला जी पिछले 3 दिन से समय दे रहे थे, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम दे देंगे। आखिरी समय में अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह एक कैंडिडेट ढूंढने का काम किया। वो आपने खुलासा कल सुबह, आज सुबह से खुलासा आपने किया हुआ है। एक जी मैं काउंटर करना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का फार्म निकलवा के और उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर संदीप गोयल साहब काउंटर करना चाहते हैं, संदीप गोयल साहब काउंटर करना चाहते हैं और राकेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, उसके बाद आप दोनों का काउंटर लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और हम चर्चा कर रहे हैं कि जींद का विजेता आखिर होगा कौन। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। संदीप गोयल साहब काउंटर करना चाह रहे थे। संदीप गोयल साहब को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी आता हूं आपके पास, एक बार संदीप जी को सुन लें। जी 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 साकेत जी, शायद जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शायद अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई। जिस प्रकार से पहले महाभारत का रूपांतरण, अब अंग्रेजों के ज़माने का जेलर का रूपांतरण, अब ये खुद अपने गिरेबान में झांके। अंग्रेजों के ज़माने का जो डायलॉग था, इनके पार्टी के नेता के पास ना तो कोई उम्मीदवार था ना कोई सपोर्टर थे, वो खुद आगे जो खुद परिवारवाद के अंदर इतने दस चुके हैं कि इनको खुद आगे आना पड़ा। हम वो लोग हैं जो हमने लोक लाज पे चलते हुए स्थानीय लोगों की मांग के ऊपर हमने हमारी पार्टी के प्रत्याशी को उमेद सिंह रेड्डू, जो वहाँ की कंडेला खाप के निवासियों के जो लोगों की मांग थी, उन लोगों की मांग पर हमने हमारे प्रत्याशी को, हमने तो लोक लाज पे चलने वाले लोग हैं, लोक लाज पे चलने वाली पार्टी की हमारी नीतियां हैं। और ये तो वो लोग हैं, इनको तो कोई उम्मीदवार मिला नहीं, परिवारवाद के चक्कर में अपने परिवार के एक उम्मीदवार को दे दिया, ना कि किसी अपने नेता कार्यकर्ताओं को, ना किसी कर्मठ कार्यकर्ताओं को। ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तो इनके ऊपर परिस्थिति, इनके ऊपर स्टीक लागू थी। दूसरी बात रही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, या तो ये बता दें, ये एडमिट कर लें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इनके मुखिया हैं। वो हमारी चौधरी देवीलाल जी हमारी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी पार्टी के मुखिया हैं। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी देवीलाल जी की नीति और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेशों को मानकर विधानसभा में प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका तो कोई औचित्य नहीं बनता, इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये इनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना लोगों की दुख तकलीफ के लिए कोई रूपरेखा है, ना ये कहीं किसी लोकल जनता के मुद्दों को उठाने के लिए लोकल लोगों को, लीडरशिप को एक प्रकार से रोकने के लिए परिवारवाद में दसकर इन्होंने एक अपने पार्टी का एक चेहरा दे दिया। परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाए ये लोग। राकेश शर्मा जी। सर साकेत जी, हाँ साकेत जी, अभी जेजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई धनखड़ जी ने कहा कि हम ओम प्रकाश चौटाला जी का बदला लेंगे, और हम हर चैनल पे ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीम के रूप में काम कर रही है एनएलडी और जेजेपी, और इस चीज को ये प्रूव करते हैं। ये चौटाला साहब को जेजेपी कहते हैं हमारे मुखिया हैं, एनएलडी कहती है हमारे मुखिया हैं। अब हमें तो यही नहीं पता कि चौटाला साहब मुखिया किसके हैं। जी ठीक है, धनखड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साकेत जी, मैं दोनों भाइयों का जवाब देना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारी पार्टी के मुखिया नहीं है, हमारी दिग्विजय दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार के मुखिया हैं। तो फिर किस हिसाब से आप हमारी पार्टी के नेता के बदला लेंगे? आप प्लीज आप सुनने का मादा रखें। सुनते क्यों नहीं? मैंने सुनी, बड़े आराम से सुनी आपकी बात। आपको पता नहीं क्या दिक्कत है? बोलने का बहुत जल्दी है क्या? आप अपने मौके पे बोलिए, मैं जवाब दे दूं। तो जहां तक साकेत भाई मेरे कांग्रेस के मित्र जो करे ए और बी टीम, ए और बी टीम की तो मैं बताना चाहूंगा आज आपको। ए और बी टीम क्या होती है? ए और बी टीम है इंडियन नेशनल और कांग्रेस।
कांग्रेस के आपको अच्छी तरह पता है, ये मैसेज दे दिया प्रदेश वहां की जींद की जनता को, जो पहले से विधायक है वो दूसरा कैंडिडेट नहीं दे पाए। मेरे को एक बात पूछने की है, कल ने मान लिया सुरजेवाला जी जीत गए तो क्या होगा? हालांकि ऐसा होना नहीं है, इस्तीफा देंगे फिर कहीं का चुनाव होगा। तो इन्होंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपने हमारे कैंडिडेट को आज ही जीता हुआ डिक्लेयर किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। इसमें कोई दो राय नहीं, वहां से 100% जीत रहे हैं। मान लिया कह रहे हो, कुछ बहुत नीचे बोल रहे हो। हाँ तो साकेत भाई मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ए और बी टीम में इंडियन नेशनल लोकदल के पास अपना कैंडिडेट नहीं था। मैं फिर कहता हूं, अंग्रेजी जमाने के जेलर वाला काम किया, कैंडिडेट ढूंढते 3 बार समय दिया, आपको याद होगा। बार अभय सिंह जी ने एक बात कही थी, 9 तारीख मेरे लिए आप तो कई दिनों से ढूंढ रहे थे, आपको तो नहीं मिला, आपको तो अपने परिवार का सदस्य भेजना पड़ा। अरे हमारे पास तो बहुत बड़ी लाइन है कैंडिडेट की। दिक्कत उनको जो बीच में बोलते हैं, आप बीच में बोल रहे हो तो आपको दिक्कत है कोई ना कोई। मैं बीच में नहीं बोलता, कोई नहीं। आपने स्थानीय लोगों की मांग पर स्थानीय लोगों का लीडर क्यों नहीं कैंडिडेट के तौर पर दिया? अरे हम स्थानीय हम ही है, आप सब बाहर के हो। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बार जरा रमन मलिक साहब को इंट्रोड्यूस कर ले चर्चा में। एक सेकंड रमन मलिक साहब, सवाल अब ये है कि आपने भी जो कैंडिडेट उतारा, इसके पीछे सबसे अहम वजह और साथ ही साथ ये कि क्या एक सिंपैथी की हवा लेना, सिंपैथी गेन करने की कोशिश है? स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो आप अब उसको सिंपैथी बोलें या आप उनको इन लोगों की करी हुई कारगुजारी बोलें कि जी इन्होंने अपने लिए कैंडिडेट्स क्या करे क्या नहीं, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन मैं इतना सा बोलूँगा कि हमने हमारी पार्टी में वो इस चुनाव को घोषणा होने से काफ़ी समय पहले उनके पुत्र आ गए थे और उसके बाद मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर आने के बाद समय पे पूरी प्रक्रिया के थ्रू उनका चयन हुआ और चयन होने के बाद उनको दिया गया है टिकट। तो इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं। मलिक साहब, राव इंद्रजीत ने आज ये कहा है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है यहाँ का मुकाबला। नहीं, मुकाबला एंटरटेनिंग होगा, दिलचस्प नहीं होगा साहब। कैसे? ऐसे कि अगर एंटरटेनिंग इसलिए होगा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए रमन मलिक साहब और अपनी बात रखिए। हाँ, तो एंटरटेनिंग इसलिए होगा जी कि यहाँ पे सबसे बड़ा विषय जो आएगा और जिस पे बात होगी वो ये है कि कांग्रेस और अन्य दलों ने जो कैंडिडेट्स यहाँ उतारे हैं, खासकर अगर मैं कांग्रेस की बात कर दूं तो शायद इतना दिवालियापन आ गया कि एक सिटिंग एमएलए को 6 महीने के लिए बाय इलेक्शन के अंदर एक बारी और खड़ा करते हैं क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था जिसको ये दिखा सकें। लेकिन इस कैंडिडेट में एंटरटेनमेंट यहाँ आएगी कि जो पुराने हरियाणा को अपनी पकौती समझने वाले इनके नेता हैं वो चाहे जितना मर्जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस इस मसले पर आपको कॉन्ट्राडिक्ट और अपनी तरफ से डिफेंड भी करेगा, आपको काउंटर भी करना चाह रहे हैं। राकेश जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे राकेश जी आपका रुक करूंगा और आपके जो भी काउंटर हैं रमन मलिक जी से बीजेपी से वो आप कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और सीधे तमाम खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और काउंटर करना चाह रहे थे राकेश शर्मा जी। राकेश जी आपका काउंटर रमन मलिक जी। जी साकेत जी, अब रमन मलिक जी ने कहा कि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कल तक तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, 2 धड़े हैं, 3 धड़े हैं, 5 धड़े हैं और आज सुरजेवाला जी के नॉमिनेशन के बाद इनको नजर आने लगे भी ये कैंडिडेट बाहर से लिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास ही कैंडिडेट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी तो मांगेराम गुप्ता जी की सड़ में जाते हैं,
कभी एक मिड्डा जी के लड़के को ज्वाइन कराते हैं। और आज इनके एक भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर सैनी थे कोई, जिनसे उनका ट्वीट था, अखबार में बयान भी था कि 32 साल के कार्यकर्ता पर 2 महीने कार्यकर्ता भारी पड़ा। ये स्टैंड है इनका। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या जींद के लिए? ये श्वेत पत्र जारी करें। अगर जींद में यूनिवर्सिटी बनी है वो कांग्रेस की देन है। अगर जींद में रेलवे लाइन सोनीपत से जींद तक आई है वो कांग्रेस की देन है। आपकी पार्टी में कितने राहुल गांधी हैं? और जो भी डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम में हुई है जींद की, वो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं की। मांगेराम गुप्ता जी कांग्रेस के एमएलए थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मांगेराम गुप्ता जी एजुकेशन मिनिस्टर रहे। हमारे से पहले 10 साल जो किया जींद के लिए कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा राकेश शर्मा जी, और रही बात सुरजेवाला जी की, ये बताइए जी राकेश एक सेकंड, रमन मलिक साहब एक सेकंड। राकेश शर्मा जी, आज इस स्टेटमेंट मांगेराम जी का भी सामने आया है और वो आप सारे राजनीतिक दलों के लिए है। वो कह रहे किसी भी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पर जीत मुश्किल है क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है बाहरी कैंडिडेट्स का, और लगभग आप सबके जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहरी है। राकेश जी, पहला जवाब आपसे चाहूंगा। हाँ बिल्कुल जी। मैं कहता हूँ मांगेराम गुप्ता जी निजी तौर पे कोई बयान दें। मैंने नहीं कहा भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी बयान दें। वो सीनियर नेता हैं, इनेलो से भी उनके ताल्लुक आते हैं, बीएसपी से भी ताल्लुक आते हैं। जो मर्जी बयान दें, वो उनका अपना निजी बयान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे वहां जीत रही है और सुरजेवाला जी ने वहां काम भी किया और सुरजेवाला जी वहां के नेता भी हैं, इसमें कोई दौड़ नहीं। राकेश जी, अगर सुरजेवाला जी जीत जाते हैं तो वो जींद रहेंगे, कैथल रहेंगे, जींद छोड़ेंगे, कैथल छोड़ेंगे, क्या कौन सी सीट छोड़ेंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राकेश जी। आज इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। 31 तारीख के बाद जब आप दोबारा टीवी पर लाएंगे इसका जवाब देंगे। एक जगह भी कहाँ रहना चाहेंगे वो? एक जगह के मतदाताओं से तो धोखा होगा। सवाल का जवाब देने का एक जगह के मतदाताओं से धोखा करेंगे वो? कोई धोखा नहीं होगा। नहीं साहब, मैं अभी बता रहा हूं। साहब 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी 2 जगह चुनाव लड़ते हैं। साकेत जी, आपने चुनाव लिया, क्या दिक्कत है उसमें? साकेत जी, आपने सही सवाल पूछा। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी कैथल के विधायक रहे हैं, वहाँ की स्थानीय समस्याओं को तो दूर कराने में वो नाकामयाब रहे। दिल्ली जाकर बैठ गए, स्थानीय लोगों की समस्याओं को कभी उन्होंने दूर नहीं किया। विधानसभा के अंदर उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाना मुनासिब नहीं समझा। राहुल गांधी के दरबार में अपने नंबर बनाने में रहे। और अब बात जब आई जींद उपचुनाव की तो इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो राहुल गांधी जी ने उनको अपना उम्मीदवार बना के भेज दिया। जबकि आपने दिन भर की प्रक्रिया देखी होगी तो उस टाइम तक यूनानिमसली एक नाम पर था, वो नाम दूसरा था, ये सब जानते हैं हरियाणा के लोग। लेकिन जब दोबारा ये सोचते हैं कि ये जींद की जनता को भी मूर्ख बना लेंगे, जिस प्रकार से कैथल की जनता के साथ ये विश्वासघात किया उसी प्रकार ये जींद की जनता से विश्वासघात कर लेंगे। ठीक है राकेश जी, क्या जवाब है? ना समझ नहीं है, वो अपने राजनीति की धरती से जन्मे लोग हैं, उनको पता है अपनी राजनीति के खून की लड़ाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ सकते हैं। वो देखने की किसी को बताने की जरूरत नहीं है कितना विकास हुआ वहां पे कैथल में। और इसी प्रकार से जितने विकास होगा सरकार बढ़ते ही। हम तो कहते हैं जितना जिन पिछड़ा हुआ है इन लोग इस सरकार में और बीजेपी सरकार में जो काम नहीं हुआ, जो कमी कांग्रेस की तरफ से है तो सिलेक्शन के बाद हम पूरा राकेश जी, आप ये मान रहे हैं कि कैथल में बीजेपी की सरकार ने खूब विकास कराया? 2 बार इनके उम्मीदवार की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं सर। जो रणदीप सुरजेवाला जो मंत्री थे कांग्रेस से, सबका विकास है। तो इतना हमारी सरकार के विकास कार्यों को देखकर 2 बार लगातार जींद की जनता ने हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम किया है और इनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। तो इसका मतलब जींद में बहुत विकास हुआ ना। जींद एक जींद गोयल साहब, जींद इसका मतलब एक विकासशील भी नहीं, एक विकसित जिला मान रहे हैं आप। जींद विधानसभा को एटलीस्ट आप एक विकसित विधानसभा मानते हैं? नहीं साकेत जी, जींद के विकास की दर जो और जिलों की जो विकास की दर है उससे आज भी कम है। मैं तो ये कहता हूं, अभी तो आपने कहा कि आपके विधायक ने बहुत काम करवाया, बहुत विकास करवाया वहां। अभी आपने कहा कि आपके विधायक ने बहुत काम करवाया, अभी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। साकेत जी, मैं चौटाला साहब के शासनकाल में जींद के अंदर जो विकास कार्य होते थे उसमें चाहे ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य हो, चाहे स्कूलों की अपग्रेडेशन का हो, चाहे अनाज मंडी बनाने का काम हो, चाहे शाही अखाड़े, उस समय तो बीजेपी भी आपके सहयोगी थी ना साहब, बिल्डिंगे बनाने का काम हो, गाँव की गलियां, गाँव के पक्के। सरकार आपके द्वार के दौरान गांव-गांव जा जाके हमने ग्रामीण समस्याओं को निपटारा करने का काम किया। ठीक है, दलबीर धनखड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दलबीर धनखड़ जी का रुख करते हैं। दलबीर धनखड़ जी नई मुद्दे बन जाते हैं। साकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। जो मैंने सवाल पूछा था
वो कांग्रेस के मेरे मित्र ने दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की तो वो जवाब नहीं दे पाए। आपने पूछा वो जवाब नहीं दे पाए। ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपने बताना चाहूंगा, कांग्रेस के 10 साल की राज की मैं बताऊंगा, जहां रोहतक की सीमाएं खत्म हो जाती थी, डबल रोड चलती थी, आगे जाके सिंगल हो जाती थी। मैं देखूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद की सीमा में कैसे घुसेंगे, लोगों के वोट कैसे मांगेंगे। पिछड़ने की बजाय 10 साल कांग्रेस और 4 साल भारतीय जनता पार्टी ने जींद में कोई काम नहीं करा। ये सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी और भारतीय जनता पार्टी के समय में विपक्ष का विधायक वहां जीता है, इसलिए काम नहीं हो पाए। और जहां तक मेरे मित्र, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से फिर मैं पूछना चाहता हूं जी, क्या ये कैंडिडेट जो आज इन्होंने उधार का लिया है, ये इंडिपेंडेंट चुनाव के लिए अप्लाई नहीं किया था कल? और माननीय अभय सिंह चौटाला पिछले 2 दिन से समय देते रहे तय समय पर क्या अपने कैंडिडेट को आप घोषित नहीं कर पाए? और जहां तक आपने कही, मैं आपको अरे आपका क्या है जींद में भाई? साकेत जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। रणदीप सुरजेवाला जहां से चुनाव लड़ेगा, हम चुनाव वहां से लड़ेंगे। उन्होंने आज अपनी जबान पक्की रखी। और हरियाणा की जनता को मैं फिर बताना चाहता हूं, रणदीप सुरजेवाला जहां से चुनाव लड़ेगा जी, ताऊ देवीलाल के परिवार का आदमी जरूर लड़ेगा, जननायक जनता पार्टी जी मैं लड़ेगा। ठीक है। अच्छा दलवी धनखड़ साहब, आप एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां पर विकास नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार ने जींद में कोई विकास नहीं कराया? सर आपको ध्यान होगा, बिड्डा साहब ने जो अपनी मांगे रखी थी, जब उनकी मृत्यु के पश्चात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब किशन मिड्डा उनके पास आगे तके, उन्होंने जो मांग रखी मैं पूरी करूंगा। वो किशन मिड्डा को लेने के लिए मैं एक बात बता दूं, अगर विकास किया होता, 4.5 साल सेंटर की सरकार होगी, 4.25 साल हरियाणा की सरकार होगी, अपने कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? हिम्मत होती तो अपने कार्यकर्ता को टिकट। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। आपके पड़ोस में ही बैठे हैं रमन मलिक साहब। मलिक साहब, ऐसा साहब, विकास अगर नहीं हुआ होता तो आज जब नामांकन करने के लिए जो रैली हो रही थी, वहां लोगों से एक एक करके पूछा गया कि कहाँ क्या क्या काम बाकी है, तो जिन लोगों ने जहां की बात करी उसके दस्तावेज के साथ उनको बता दिया गया कि यहाँ का टेंडर ये पास हुआ है, ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये है, वो सारी चीज। और वो बताने वाला और कोई नहीं था, जवाहर सैनी जी थे। तो अगर आप ये बोले कि हमारे घर में ये हो गया वो गया, वो कहानियां आपकी जो है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारा परिवार जो है वो इकट्ठा रहता है, दिखा है आपको। दूसरी बात मैं बात करूंगा, मैं जो यहाँ पे होनी है कि आज जींद की धरती पे ये साफ सुथरा दिख गया कि जन समर्थन किसके पास है। दूसरा ये भी दिख गया कि आज हालात क्या है। किसी भी पार्टी में सबसे पहले हमने अपना कैंडिडेट दिया, उसके बाद बाकियों ने दिया, और बाकियों ने क्या दिया वो देखना जरूरी है। एक ने दिया दिल्ली दरबार का चाटुकार, एक ने दिया एक कैंडिडेट जो पहले ही नामांकन कर चुका था, उसको लेकर आए जी। जेजेपी ने अपने परिवार का जो एक वचन रखा हुआ था, उन्होंने उसको पूरा करने के लिए वहां पे खड़ा करा। तो जींद के विकास के लिए दिया किसने कैंडिडेट? किसी ने नहीं। जींद के विकास के लिए सिर्फ भाजपा ने कैंडिडेट दिया। सबके अपने अपने रीजन रहे, लेकिन जींद के विकास का रीजन किसी का नहीं रहा। अब आगे आते हैं, बात करते हैं। मैं स्पेसिफिकली कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा। नहीं मलिक साहब ये बता दीजिए, मलिक साहब आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विधानसभा में प्रेजेंस आगे बढ़े उससे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि जींद में जो आपने कैंडिडेट दिया है वो जींद के विकास के लिए आपने कैंडिडेट दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर जिस तरीके से पिछले 2 बार से ऐसी पार्टी का वहां पर एमएलए रहा जिस पार्टी की सरकार नहीं रही, और ये आप सब कहते हैं कि जींद के विकास में अनदेखी हुई है, तो अभी तो कुछ महीने बाकी हैं और 4-4.25 साल तक थे। इसका मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि जींद का विकास नहीं हुआ, और अगर आपका एमएलए होगा तभी वहां पर विकास होगा।
नहीं साकेत, मैं अभी भी आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि वहां हमने किसी भी कैंडिडेट, कोई भी जो विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, मनोहर लाल जी ने भेदभाव नहीं करा है। पैसे जिसने जितना जो काम मांगा है वो दिया है। आपके बगल में दलबीर धनखड़ बैठे हुए हैं, रमन मलिक साहब, और दलबीर धनखड़ जी ने आपके बगल में वो बैठे हैं और उन्होंने बताया कि कैसे हरिचंद मिड्ढा जी के निधन के बाद आपकी सरकार जागी है कि जींद में अब विकास करवाना होगा क्योंकि उपचुनाव होंगे। वहां पे पहले भी दिया है, उनके बाद भी जो उनकी आखिरी विशेष थी जो पार्लियामेंट में जो अपना विधानसभा में रखी गई थी, मुख्यमंत्री जी को भी जब वो मिले थे, जो उन्होंने सिफारिशें भेजी थी, उन सबको इकट्ठा करके उनको माना गया एक श्रद्धांजलि के रूप में। एक व्यक्ति जो स्वर्ग सिधारे उसको कम से कम इतनी तो सारों को मिलकर काम उसका करना चाहिए। लेकिन मैं आज भी एक बात बोलता हूं कि विकास के लिए जो जींद में बैठ के जींद का व्यक्ति हो, उसके अलावा जो करा गया है कुठारा घाट और एक तरीके से मजाक करा गया है जींद के साथ, वो सामने आया है। और कौन व्यक्ति लेकर आए हैं? वो व्यक्ति जो बैठता नहीं है जाके विधानसभा में, वो व्यक्ति जिसकी गोभी खोदने के लिए उसी के पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आप ये देखिएगा कि हुड्डा साहब क्या करते हैं, बिश्नोई साहब क्या करते हैं, ऊपर से राहुल गांधी जी के कहने से सब कुछ कर ले, लेकिन उनको भी सामने दिखता है कि अगर खुदा न खास्ता ये जीत गए तो ये मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे और मेरी वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये तो तमाशा कभी आप और देखेंगे जींद में। राकेश शर्मा जी, ऐसा है क्या जैसा रमन मलिक साहब कह रहे हैं? मैं सर अभी जवाब दूंगा ना। आप मैं बताता हूं, दिखा देता हूं, बाकियों के मुंह देखो। और हुड्डा साहब आदरणीय मनोहर जी ने हरियाणा को क्या दिया, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा साकेत जी। आदरणीय मनोहर जी ने हरियाणा को क्या दिया? आदरणीय मनोहर जी ने हरियाणा को 3 बार चढ़ाया। जब से हरियाणा बना है पहली बार 4.5 साल में 3 बार हरियाणा चढ़ा है। आदरणीय मनोहर जी ने हरियाणा को जातिवाद का भेदभाव फैलाया, जरूर साहब, भेदभाव फैलाया। और हरियाणा एक ही बार ही हुआ, बाकी तो जो आपके गुरु जी थे, हुड्डा साहब की मैडम के गुरु जी थे, आदरणीय मनोहर जी ने किसानों की दुर्दशा की, व्यापारियों का बेड़ा गर्क किया, कर्मचारियों का बेड़ा गर्क किया, यह दिया मनोहर जी ने। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं बनता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जहां भी इलेक्शन हुए, रमन जी आप सुनने का मादा रखें, आप सुनने का मादा रखें। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी आप दूसरे की बात में सुनने की दिक्कत आती है आपको। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां चुनाव हुए 95% चुनाव आपकी पार्टी में हारे हैं। ये डाटा की बात है। आपके पास तो अपना कैंडिडेट नहीं है। कभी आप किसी पार्टी से कैंडिडेट मांगते हैं? अगर आपने जींद में विकास किया होता है आज आपकी हालत ना होती। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 4थे नंबर पे कैंडिडेट आएगा, 4थे नंबर पे आपका। आप किसी गलतफहमी में ना रहो। और अगर नहीं आएगा फिर सबसे पहले ये बताइए, अगर नहीं आएगा फिर नहीं आएगा तो ना आए, इसमें क्या दिक्कत है? आज जो आपके हालात है, आपका बस्ता पकड़ने वाला नहीं कोई आने वाले चुनाव में। माल कर रहे हो आप। चलिए संदीप गोयत साहब, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर आई हैं सामने उभर कर, साकेत जी, हाँ चलिए आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अपना सवाल लेता हूँ। नहीं साकेत जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा था, आप क्वेश्चन रखिएगा। जी, सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ और जिस तरीके से बाकी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं मैदान में, इतना तो आप मानेंगे कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि कद्दावर कैंडिडेट्स की एक फहरिस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है और सबसे बेस्ट निकाल के कैंडिडेट दिया है। देखिए साकेत जी, लोकतंत्र के अंदर जनता के मत सबसे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जनता जनार्दन होती है, और अगर आप दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की तरफ अगर निगाह रखें तो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने वहाँ की जनता की पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बात है, इन्होंने कैथल से एक विधायक लाए, साकेत जी, क्योंकि साकेत जी जींद की जनता की आप ये देखिए आवाज दबाने का काम किया। जिस प्रकार से स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार होते थे, वो उन्होंने जीते जी हमारी पार्टी को
विधानसभा में हमारा उम्मीदवार बन के गए, उनका अगला इलेक्शन भी हमारी पार्टी से जीतना तय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चलो उनके बेटे को किसी न किसी तरीके से अपने साथ शामिल करके उनको पार्टी में दे दिया। इनका कैडर के अंदर कोई नेता नहीं था। बात रही जननायक जनता पार्टी की, जो ये कहते हैं कि हमने उम्मीदवार दे दिया। अगर ये भैया इसमें गलत क्या है? अगर हम वहां के देहात के एक लोकल उम्मीदवार जो हमारी पार्टी का वर्कर है, उस पार्टी के वर्कर को हम हमारा उम्मीदवार बना के देते तो इससे लोकतंत्र को मजबूती होती है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। से वो पार्टी का वर्कर हो गया? सांसद है, उनके कैंडिडेट की मदर विधानसभा में एमएलए है, कब से वो आपकी पार्टी का वर्कर है? विधानसभा में आने की कोशिश कर रहे हैं। कब से है? आजाद नॉमिनेशन आप ये देखिए, आजाद नॉमिनेशन का फार्म भरने की आपके पार्टी के कार्यकर्ता कब से भरने की भी एक प्लानिंग होती है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता कब से हैं वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं अगर वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते तो आज हमारी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो कब से नहीं होते तो ये प्लानिंग होती है। साकेत जी कब से? साकेत गोयल साहब कब से? ये साकेत जी ये ऑफिस गोयल साहब कब से हैं? साकेत जी ये ऑफिस सेक्रेटरी से मैं आपको, साकेत जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो कब से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बता दूंगा, लेकिन साकेत जी कब से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ऑफिस सेक्रेटरी संदीप गोयल साहब वो कब से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सेक्रेटरी से मैं इन्फॉर्म करवा के नेक्स्ट डिबेट में आपको बता दूंगा। साकेत जी एक प्लानिंग के तहत हमने हमारा उम्मीदवार बनाया है और वहाँ की लोकल लोगों की मांग पर बनाया है। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ संदीप गोयल साहब को मेंटेन करते हुए, संदीप गोयल साहब मैं बस इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। संदीप गोयल साहब बस इतना बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि उमेद रेड्डू साहब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कब से हैं? साकेत जी ये ऑफिस सेक्रेटरी से न्यूज लेकर मैं आपको अगली डिबेट में पक्का बता दूंगा। अगर कई बार इंसान की संदीप गोयल साहब, मैं हर चीज के पहलू में नहीं जाता। साकेत जी इनसे ये पूछ लीजिए क्या उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल करा हुआ था अपना इंडिपेंडेंट वो आज वापस लिया था या कल ले लिया था? गोयल साहब एक बात ये बता दीजिए कि अगर साकेत जी जी अगर वो आपकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और इसके बाद भी अगर वो इंडिपेंडेंटली निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपके पार्टी के खिलाफ गए वो, तो फिर आप ऐसे पार्टी, ऐसे शख्स को, ऐसे कार्यकर्ता को आप अपनी पार्टी का मुहर दे रहे हो जो पार्टी की मुखालफत कर रहा है। नहीं साकेत जी इस बात में नहीं साकेत जी टिकट हमेशा सिंबल के तौर पर जाती है। कोई भी इंसान हिंदुस्तान के अंदर एक अपना फॉर्म भर सकता है। वो आज ही पार्टी के अंदर भी अगर किसी की अपनी इच्छा हो तो फॉर्म भर सकता है। सर अगर मैं आपकी पार्टी का हूँ, मान लीजिए संदीप गोयल साहब मान लीजिए कि मैं आपकी पार्टी का हूँ, मान लीजिए कि मैं आपकी पार्टी का हूँ संदीप गोयल साहब, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं नाराज हो गया, तो अभी तो मैं जाऊंगा इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए। अगर आप मुझे टिकट दे रहे होगे तो मैं क्यों जाऊंगा? आप ये कह रहे हैं कि उमेश जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो फिर वो नाराज थे तभी वो गए इंडिपेंडेंट। बात को आगे एक्सप्लेन साकेत जी इसी बात को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जब फॉर्म भरा जाता है तो जो सब्सीक्वेंट फॉर्म जब आता है वो सब्सीक्वेंट फॉर्म की वैलिडिटी होती है। सब्सीक्वेंट फॉर्म के अंदर जब भरा गया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी थे, रामफल कुंडू जी थे, और हमारे विधायक जुलाना से परमिंदर ढोल जी साथ थे, और हमारे पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे थे। जो सब्सीक्वेंट फॉर्म जो माना जाता है वो पार्टी के उम्मीदवार का होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोक राज के ऊपर, वहां की लोकल लोगों की मांग के ऊपर, जो वहां के 36 गांव है, 36 गांव के लोगों की आवाज मानकर हमने हमारे पार्टी के प्रत्याशी देने का काम किया ताकि लोकतंत्र में लोकल लोगों की मजबूती मिले, नेतृत्व को, लोकल नेतृत्व को मजबूती प्रदान की जाए। हम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट को तोड़ते रहे। एक ऐसे पार्टी जो अगर कैथल की जनता की जो भलाई नहीं कर पाया, अब वो जींद की जनता को ठगने का काम करने के लिए जींद के लोगों के अंदर आए। ठीक है दलवीर धनखड़ जी के अंदर इनके विधायक श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने कितनी मांगे, ठीक है दलवीर धनखड़ जी को सुन लेते हैं। आवाज किसानों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की कितनी मांग चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी ने विधानसभा में उठाई। दलवीर धनखड़ जी। साकेत जी मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था, मैं बताना चाहूंगा जी। रणदीप सुरजेवाला जी वो व्यक्ति हैं जो पंजाब में जाके एसवाईएल का पानी हरियाणा को एक बूंद भी देने का काम है, अगर एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देना, पंजाब का पानी है, पंजाब का पानी रहेगा। नंबर 1 रणदीप सुरजेवाला जी के बाद मैं आता हूं इंडियन नेशनल लोकदल के
प्रतिपक्ष नेता, मैं याद दिलाना चाहूंगा, तब उन्होंने पीछे कहा था अगर दुष्यंत और दिग्विजय और उनकी माता जी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अगर जमानत जब्त भी बचा गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो तैयारी कर ले राजनीति से संन्यास लेने की। दिग्विजय जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, एक बार और उन्होंने ऐसा बोला था। जी, आपको लोकप्रियता का इतना घमंड है तो आप अपना सांसद को कहिए कि वो इस्तीफा दें। खोदने की बात आई, अपनी बात पे कायम रहे, वो अपनी बात पे कायम रहे, प्रतिपक्ष नेता अपनी बात पे कायम रहे। मैं कह रहा हूं इन पार्टियों के साथ यही दिक्कत है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, जिनको लड़ाया वो एसवाईएल के पानी के लिए मना करके हरियाणा में एक बूंद पानी नहीं देंगे, पंजाब में जाके बोलिए। चलिए, बहुत सारे मसले हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यही है कि जींद की जनता को किसका प्यार मिलेगा, क्योंकि नॉमिनेशन हो चुके हैं, कैंडिडेट्स ने अपने अपने चेहरे उतार दिए हैं कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कौन कौन सा कैंडिडेट होगा। अब लोग किसे अपनाते हैं, लोग किसे प्यार करते हैं, कैंडिडेट या फिर पार्टी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारी पेशकश पे अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।